पीटर लिंच के द्वारा लिखी गई बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट चैप्टर 1। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको कुछ बुनियादी फैसले करना चाहिए, जैसे कि बाजार के बारे में, कॉरपोरेट अमेरिका पर कितना भरोसा है, क्या आपको स्टॉक में निवेश करने की ज़रूरत है और आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं। ये भी तय करें कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या लॉन्ग टर्म, और कीमतों में अचानक गिरावट आने पर आपका रिएक्शन क्या होगा। अपने लक्ष्यों को पहले से तय करना और अपने विचारों को स्पष्ट करना बेहतर है। क्या मैं सच में सोचता हूं कि स्टॉक बॉन्ड से ज़्यादा रिस्की है। अगर आप कंफ्यूजन में हैं और आप कोई दृढ़ विश्वास नहीं है तो आप बाजार का शिकार बन सकते हैं, जो सबसे बुरे समय पर सारी उम्मीद और तर्क छोड़कर घाटे में शेयर बेच देते हैं। सफल स्टॉक पिकर और हमेशा हारने वाले में फर्क सिर्फ ज्ञान और रिसर्च से नहीं बल्कि व्यक्तिगत तैयारी से भी होता है। आखिरकार यह ना तो स्टॉक मार्केट है और ना ही कंपनियां, बल्कि निवेशक खुद अपना भाग्य तय करता है। द मेकिंग ऑफ स्टॉक पिकर। स्टॉक चुनने की कला कोई विरासत में नहीं मिलती। हालांकि कई लोग अपना नुकसान को किसी जन्मजात कमी पर डालते हैं, ये सोचकर कि कुछ लोग निवेश करने के लिए ही पैदा होता है, लेकिन मेरा अपना इतिहास इसका खंडन करता है। जब लेखक का जन्म हुआ तब उनके परिवार में शेयर बाजार की खबरें इतने महत्वपूर्ण नहीं थी। मैं यह बात सिर्फ पीछे मुड़कर देखकर कह सकता हूं कि 19 जनवरी 1944 को, जिस दिन मेरा जन्म हुआ, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज नीचे था और उस हफ्ते और भी गिर गया। हालांकि मैं उस समय यह नहीं जानता था, लेकिन यह लिंच लॉ का सबसे पहला उदाहरण था। लिंच लॉ, जो पीटर प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है, कहता है जब भी लिंच आगे बढ़ता है बाजार नीचे जाता है। मेरे ज्यादातर रिश्तेदार स्टॉक मार्केट पर भरोसा नहीं करते थे और इसकी वजह यह भी थी कि मेरी माँ 7 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, जिसका मतलब था कि मेरे चाचा चाची ग्रेट डिप्रेशन के दौरान एडल्ट हो चुके थे और 1929 के क्रैश का अनुभव उन्हें था। हमारे घर में कोई भी स्टॉक्स की सिफारिश नहीं करता था। मैंने सिर्फ एक बार स्टॉक खरीदने की बात सुनी थी, जो मेरे दादाजी जीन ग्रिफिन ने सिटी सर्विसेज का शेयर खरीदा था। वो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर थे और उन्होंने सिटी सर्विस को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक वाटर यूटिलिटी कंपनी है। जब उन्हें पता चला कि यह एक ऑयल कंपनी है तो उन्होंने तुरंत शेयर बेच दिया। उसके बाद सिटी सर्विसेज का शेयर 50 गुना बढ़ गया। 1950 और 1960 के दशक में स्टॉक पर अविश्वास का माहौल था, जबकि बाजार 3 गुना और फिर 2 गुना हो गया। मेरा बचपन का यह दौर ना कि 1980 का दशक इतिहास का सबसे बड़ा बुल मार्केट था, लेकिन मेरे चाचाओं की बात सुनकर लगता था कि यह पुल हॉल के पीछे का जुआ है। लोग कहते थे कि कभी मार्केट में ना पड़ो, यह बहुत ही रिस्की है, तुम सारा पैसा गवा दोगे। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि 1950 के दशक में स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाने का रिस्क उससे पहले या बाद के किसी भी समय से कम था। इससे मैंने ये सीखा कि बाजार का अनुमान लगाना मुश्किल है और छोटे निवेशक अक्सर गलत समय पर निराशावादी और आशावादी हो जाते हैं। इसलिए अच्छे बाजार में निवेश करने और बुरे बाजार से बाहर निकलने की कोशिश करना खुद को हराने जैसा है। मेरे पिता, जो एक मेहनती व्यक्ति और पूर्व गणित के प्रोफेसर थे, जॉन हैनकॉक में सबसे कम उम्र के सीनियर ऑडिटर बने। जब मैं 7 साल का था वो बीमार पड़ गए और 10 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। इस त्रासदी के बाद मेरी माँ को काम करना पड़ा लुडलो मैन्युफैक्चरिंग में, जिसके बाद में टाइको लैब्स ने खरीद लिया और मैंने भी पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला किया। 11 साल की उम्र में मुझे एक कैडी के रूप में नौकरी मिल गई। यह 7 जुलाई 1955 का दिन था जब डॉ जोन्स 467 से 460 पर आ गया। एक 11 साल के बच्चे के लिए जिसे गोल्फ का शौक था, कैडी का काम आदर्श था। मुझे गोल्फ कोर्स में घूमने के लिए पैसे मिलते थे। एक दोपहर में मैं उन डिलीवरी बॉयज से ज़्यादा कमा लेता था जो सुबह 6 बजे से अखबार फेंकते थे। इससे बेहतर और क्या हो सकता था। हाई स्कूल में मैंने
कैडी के और भी महत्वपूर्ण फायदों को समझना शुरू किया, खासकर ब्रॉबर्न जैसे एक्सक्लूसिव क्लब में जो बोस्टन से बाहर था। मेरा क्लाइंट्स बड़ी कंपनियों के प्रेसिडेंट और सीईओ थे, गिलेट, पोलाराइड और सबसे महत्वपूर्ण फिडेलिटी। डी जॉर्ज सुलिवान की गेंद ढूंढने में मदद करके मैं खुद अपने कैरियर को ढूंढ रहा था। मैं अकेला कैडी नहीं था जिसने सीखा कि बोर्ड रूम तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता क्लब के लॉकर रूम से होकर जाता है। अगर आप स्टॉक के बारे में शिक्षा लेना चाहते हैं तो गोल्फ कोर्स स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर होने के बाद सबसे अच्छी जगह थी, खासकर जब वे अपने ड्राइव को स्लाइस या हुक करते तो क्लब के सदस्य अपने नवीनतम सफल निवेश के बारे में उत्साह से बताते हैं। एक राउंड में मैं 5 गोल्फ टिप्स देता और बदले में 5 स्टॉक टिप्स पाता था। हालांकि मेरे पास स्टॉक टिप्स में निवेश करने के लिए फंड नहीं थे, लेकिन गोल्फ कोर्स पर सुनाई गई खुशनुमा कहानियों ने मुझे परिवार की सोच पर पुनर्विचार करने में मजबूर कर दिया कि स्टॉक मार्केट पैसा गंवाने की जगह है। मेरे कई क्लाइंट्स ने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया था और कुछ सकारात्मक सबूत मेरे पास भी पहुंचे। लेखक एक कैडी के रूप में जल्दी ही गोल्फरों की कैटेगराइज करना सीख जाता है। कैडी जल्दी ही समझ जाता है कि गोल्फर 3 मुख्य श्रेणियों में आते हैं। सबसे अच्छे गोल्फर, ये अच्छे खिलाड़ी होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं और अच्छे टिप भी देते हैं। इन्हें देवताओं की श्रेणी में माना जाता है। औसत गोल्फर, ये ना बहुत अच्छे होते हैं ना बहुत बुरे होते हैं, ये ठीक ठाक खेलते हैं और ठीक ठाक टिप दे देते हैं। सबसे खराब गोल्फर, ये ना सिर्फ खराब खेलते हैं बल्कि बुरे इंसान भी हो सकते हैं। अधिकतर समय लेखक को औसत गोल्फर और औसत टिप देने वाले के लिए काम करना पड़ता था, लेकिन कभी कभी उसे 2 तरह के लोगों में से चुनना पड़ता। वे लोग जो खराब गोल्फ खेलते थे लेकिन अच्छी टिप देते थे। वे लोग जो अच्छी गोल्फ खेलते थे लेकिन बुरी टिप देते थे। लेकिन लेखक ने हमेशा पहला विकल्प यानी खराब खेल प्लस अच्छी टिप देने वाले को चुना, क्योंकि उसके लिए पैसा ज्यादा मायने रखता था। मैं हाई स्कूल और बोस्टन कॉलेज में कैडी का काम करता रहा, जहां फ्रांसिस ओएमेट कैडी स्कॉलरशिप ने मेरे खर्चों को पूरा करने की मदद की। कॉलेज में अनिवार्य कोर्स को छोड़कर मैंने विज्ञान, गणित और अकाउंटिंग से परहेज किया, जो कि बिजनेस की सामान्य तैयारी है। मैं स्कूल में आर्ट साइड में था और इतिहास, मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान के साथ साथ मैंने मेटाफिजिक्स, लॉजिक, धर्म और प्राचीन यूनानियों का दर्शन का अध्ययन किया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह स्पष्ट है कि स्टॉक मार्केट के लिए इतिहास और दर्शन का अध्ययन करना सांख्यिकी जैसे विषयों की तुलना में बेहतर तैयारी थी। स्टॉक में निवेश करना एक कला है, विज्ञान नहीं। और जो लोग हर चीज को कठोरता से मापने के लिए प्रशिक्षित है, उन्हें एक बड़ा नुकसान होता है। अगर स्टॉक पिकिंग को मापा जा सकता तो आप निकटतम कंप्यूटर पर समय किराए पर लेकर भाग्य बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट के लिए जितना भी गणित की जरूरत होती है वो आपको 4ठी कक्षा में ही मिल जाती है। लॉजिक वो विषय है जिसने मुझे स्टॉक चुनने के लिए सबसे ज्यादा मदद की, क्योंकि इसने मुझे वॉल स्ट्रीट के अजीबोगरीब इलॉजिकल को पहचानना सिखाया। दरअसल वॉल स्ट्रीट भी वैसी ही सोचती है जैसे प्राचीन यूनानी। प्रारंभिक यूनानी घोड़े के कितने दांत होते हैं ये जानने के लिए कई दिन तक बैठकर बहस करते रहते थे। उन्हें लगता था कि बस बैठकर बहस करने से ही पता लग जाएगा, बजाय इसके कि घोड़े को चेक करें। बहुत से निवेशक बैठकर बहस करते रहते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मानो कि भगवान उन्हें जवाब दे देगी, बजाय इसके कि कंपनी को चेक करें। सदियों पहले लोगों ने सोचा कि मुर्गे की बांग सूरज को उगाती है। अब यह मूर्खतापूर्ण लगती है, लेकिन हर दिन वॉल स्ट्रीट पर विशेषज्ञ कारण और परिणाम को लेकर भ्रमित हो जाते हैं और बाजार को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई नई व्याख्या पेश करते हैं। जैसे जापान के लोग नाखुश है, कोई ट्रेंड लाइन टूट गई है, रिपब्लिक चुनाव जीत जाएगी, शेयर ओवरसोल्ड है आदि। जब मैं इस तरह के सिद्धांत को सुनता हूं तो मुझे हमेशा मुर्गे की कहानी याद आती है। 1963 में जब मैं कॉलेज के दूसरे साल में था, मैंने अपना पहला शेयर खरीदा फ्लाइंग टाइगर एयरलाइंस, $7 प्रति शेयर के भाव में। कैडी का काम स्कॉलरशिप से मैंने अपनी ट्यूशन फीस भर दी थी, घर पर रहने की खर्चा भी कम हो गई और मैं $85 के कार से अपग्रेड होकर $150 के कार तक पहुंच गया था। उन सभी टिप्स को नजरअंदाज करने के बाद आखिरकार मैं इतना अमीर हो गया था कि निवेश कर सकूं। फ्लाइंग टाइगर कोई अनुमान भर नहीं था, मैंने इसे एक गलत आधार पर की गई
कड़ी रिसर्च के आधार पर चुना था। मेरा क्लास में मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि एयर फ्रेट हवाई माल ढोने वाली कंपनी का भविष्य उज्जवल है और फ्लाइंग टाइगर एक एयर फ्रेट कंपनी थी। यही कारण था कि मैंने इस शेयर खरीदा, लेकिन इसका मूल्य इस वजह से नहीं बढ़ा बल्कि वियतनाम युद्ध छिड़ गया और फ्लाइंग टाइगर ने सेना और सामान को प्रशांत महासागर में लाने ले जाने से भारी मुनाफा कमाया और मेरे पास पहली बार 5 गुना रिटर्न देने वाला शेयर था। मैंने इसे थोड़ा थोड़ा करके बेच दिया और इससे ग्रेजुएट स्कूल की पढ़ाई की फीस भरी। मैं फ्लाइंग टाइगर स्कॉलरशिप पर वार्टन गया। अगर किसी व्यक्ति का पहला शेयर निवेश उसके भविष्य में फाइनेंस करियर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि पहला पैर उसके रोमांटिक जीवन के लिए, तो फ्लाइंग टाइगर का चुनाव मेरे लिए सौभाग्यशाली साबित हुआ। उसने मुझे यह विश्वास दिलाया कि बड़े रिटर्न देने वाली शेयर बिग बेगर्स वास्तव में मौजूद होते हैं और मैं निश्चित था कि ऐसा और भी शेयर मिलेंगे। फिडेलिटी में पहली नौकरी। मेरे सीनियर ईयर के दौरान मैंने फिडेलिटी में समर जॉब के लिए आवेदन किया। सुलिविन जो मेरे कैडी के कस्टमर थे, उन्हें मुझे ये सुझाव दिया था। वे एक अच्छा इंसान थे, गोल्फ के अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन बढ़िया टिप देते थे। फिडेलिटी उन जगहों जैसी थी जिनके बारे में लोग सपने देखते थे। यह निवेश कंपनियों को सबसे प्रतिष्ठित जगह थी। इसमें सिर्फ 3 समर पोजीशन थी और 100 लोग ने आवेदन किया था। फिडेलिटी ने अमेरिका के म्यूचुअल फंड निवेश करने के लिए इतना अच्छा प्रेरित किया था कि मेरी माँ तक भी हर महीना $100 फिडेलिटी कैपिटल फंड में निवेश कर रही थी। यह फंड गैरी साई द्वारा चलाया जा रहा था और 1958 से 1965 में गोगो एरा के 2 सबसे प्रसिद्ध फंड में से एक था। दूसरा फंड था फिडेलिटी ट्रेंड, जिसे एडवर्ड सी जॉनसन चला रहे थे। नेट जॉनसन के पिता मिस्टर जॉनसन ने फिडेलिटी की स्थापना की थी। 1958 और 1965 के बीच नीट जॉनसन और गैरी साइक के फंड्स ने अन्य सभी कॉम्पिटिटर से बेहतर प्रदर्शन किया और पूरी इंडस्ट्री में इनका ईर्ष्या की जाती थी। जब मुझे उनका साथ काम करने और उनसे सीखने का मौका मिला तो मुझे महसूस हुआ कि आइजैक न्यूटन ने महान लोगों के कंधों पर खड़े होकर देखने की जो बात कही थी वो मैं भी अनुभव कर रहा था। मिस्टर जॉनसन का निवेश दर्शन। नेट के महान निवेश सफलता से बहुत पहले उनके पिता मिस्टर जॉनसन ने अमेरिका के सोच को बदल दिया था कि स्टॉक में निवेश कैसे करना चाहिए। उनका मानना था कि स्टॉक में निवेश करने का उद्देश्य केवल पूंजी बचाना नहीं बल्कि पैसा बनाना है। आप प्रॉफिट निकालें और उसे फिर से शेयर में निवेश करें जिससे और ज्यादा पैसा बने। उन्होंने मजाक में कहा था, स्टॉक में आप ट्रेड करते हो पर पत्नी के साथ अटके रहते हो। यह वाक्य शायद आज के दौरान में विवादास्पद होता। फिडेलिटी में मेरा पहला दिन और बाजार में गिरावट। फिडेलिटी में नौकरी मिलने से मैं बेहद उत्साहित था। मुझे गैरी साई के पुराने ऑफिस में बैठने का मौका मिला। जब मैंने मई 1966 में फिडेलिटी ज्वाइन किया तब डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 925 पर था, लेकिन सितंबर तक जब मैं ग्रेजुएट स्कूल के लिए रवाना हुआ यह 800 से नीचे गिर चुका था। यह मेरा लिंच लॉ के अनुसार पहले से ही अनुमानित था। रैंडम वॉक एंड मैने शुगर। फिडेलिटी में गर्मियों के इंटर्न के तौर पर मेरे जैसे लोग जिन्हें कॉर्पोरेट फाइनेंस या अकाउंटिंग का कोई अनुभव नहीं था, उन्हें कंपनियों पर रिसर्च करने और रिपोर्ट लिखने का काम दिया गया जो नियमित एनालिस्ट भी करते थे। यह पूरा डरावना काम अचानक से सरल होने लगा। यहाँ तक कि लिबरल आर्ट्स के छात्र भी स्टॉक का विश्लेषण कर सकते थे। मुझे पेपर और पब्लिशिंग इंडस्ट्री का काम सौंपा गया और मैं देश भर के कंपनियों से मिलने निकल पड़ा, जैसे सोगर्स पेपर और इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक। चूंकि एयरलाइंस हड़ताल पर थी, मैं बस की यात्रा कर रहा था। गर्मियों का अंत तक जिस कंपनी के बारे में मैं सबसे ज्यादा जानता था वह ग्रे हाउंड थी। फिडेलिटी में इस अनुभव के बाद मैं वार्टन स्कूल में ग्रेजुएट स्कूल के दूसरे साल के लिए वापस आया और मैं अकादमिक स्टॉक मार्केट थ्योरी के मूल्य के बारे में पहले से ही कहीं ज्यादा संशय में था। मुझे ऐसा लगा कि वार्टन में जो कुछ भी मैंने सीखा जो मुझे निवेश की व्यवसाय में सफल होने में मदद करने वाला था, वह केवल मुझे असफल होने में ही मदद कर सकता था।
मैंने सांख्यिकी, एडवांस कैलकुलस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ने मुझे सिखाया कि फिडेलिटी में जो कुछ भी मैं देख रहा था वास्तव में हो ही नहीं सकता था। मुझे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो कहती है कि स्टॉक मार्केट में सब कुछ पता है और कीमतें हमेशा लॉजिकल होती है, और रैंडम वॉक हाइपोथेसिस जो कहती है कि मार्केट पर उतार चढ़ाव इलॉजिकल और पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल होता है, को एक साथ समझना मुश्किल था। मैंने पहले ही इतना अजीब उतार चढ़ाव देख रखे थे कि मुझे लॉजिकल होने वाले हिस्से पर भी संदेह होने लगा, और फिडेलिटी के महान फंड मैनेजर की सफलता कोई अप्रत्याशित नहीं थी। यह भी स्पष्ट था कि वॉर्टन के प्रोफेसर जो क्वांटम एनालिसिस और रैंडम वॉक में विश्वास करते थे, फिडेलिटी में मेरे नए सहयोगियों जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिशनर के बीच मैंने प्रैक्टिशनर का साथ चुना। वॉर्टन के कुछ कोर्स फायदेमंद थे, लेकिन अगर वो सब बेकार भी होते तो यह अनुभव इसलिए सार्थक था क्योंकि मैंने कैरोलिन से कैंपस में मुलाकात की। हमने शादी की जब मैं आर्मी में था, 11 मई 1968 को, जब मार्केट बंद था, और हमने एक हफ्ता की हनीमून मनाई जिस दौरान डॉ जोन्स 13.93 पॉइंट गिर गया। हालांकि मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, यह बात मैंने बाद में पता की। वॉर्टन के दूसरे साल को पूरा करने के बाद मैं आर्मी में अपना 2 साल की सेवा के लिए रिपोर्ट किया, जो ROTC प्रोग्राम के तहत अनिवार्य थी। 1967 से 1969 तक मैं आर्टिलरी में लेफ्टिनेंट था। पहले टेक्सास भेजा गया और फिर कोरिया, जो एक सुकून भरा असाइनमेंट था क्योंकि आर्टिलरी के लेफ्टिनेंट ज़्यादातर वियतनाम में ही जाते थे। कोरिया का एकमात्र नुकसान ये था कि यह स्टॉक एक्सचेंज से बहुत दूर था, और जहां तक मुझे पता था सियोल में कोई स्टॉक मार्केट नहीं था। इस समय तक मैं वॉल स्ट्रीट से दूर रहने के कारण परेशान था। मैंने छुट्टियों के दौरान खोए हुए समय की भरपाई की जब मैं घर वापस आकर उन गर्म स्टॉक्स को खरीदता था जो दोस्तों और सहयोगियों ने सुझाव दिए थे। वे ऐसे स्टॉक खरीद रहे थे जो लगातार ऊपर जा रहे थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने ऐसा स्टॉक सुझाए जो लगातार नीचे जा रहे थे। असल में मैंने रेंजर ऑयल में कुछ पैसे कमाए, लेकिन मैंने मेन शुगर में ज्यादा पैसे गंवा दिए, जो एक सुनिश्चित जीत वाला सौदा था लेकिन फ्लॉप हो गया। मेन शुगर वाले मेन के सभी आलू किसानों के पास गए थे और उन्हें ऑफ सीजन में शुगर बीट्स उगाने के लिए राजी करने की कोशिश की। यह मेन शुगर के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला था, और मेन के किसानों के लिए भी। शुगर बीट्स लगाने से, जो आलू के लिए एक परफेक्ट कंपेनियन क्रॉप थे, किसान अतिरिक्त पैसा कमा सकते थे और साथ ही मिट्टी को पुनर्जीवित कर सकते थे। इसके अलावा मेन शुगर बीट्स लगाने का खर्च उठा रहा था। किसानों को केवल बीट्स को नए बने रिफाइनरी तक पहुंचाना था। समस्या ये थी कि ये मेन के किसान थे, और मेन के किसान बहुत सतर्क होते हैं। सैकड़ों एकड़ में शुगर बीट्स लगाने के बजाय पहले साल उन्होंने सिर्फ 1/4 एकड़ में उसे आजमाया, और जब ये काम कर गया तो उन्होंने उसे आधे एकड़ तक बढ़ाया, और जब तक वे 1 एकड़ तक पहुंचते तब तक रिफाइनरी बंद हो चुकी थी क्योंकि व्यवसाय नहीं था, और मेन शुगर दिवालिया हो गई। स्टॉक की कीमत 6 सेंट तक गिर गई। मेन शुगर के इस इंसिडेंट के बाद मैंने कसम खाई कि मैं कभी भी ऐसा स्टॉक नहीं खरीदूंगा जो मेन के किसानों के त्वरित मुनाफे पर निर्भर हो। मैं 1969 में कोरिया से वापस आया। फिडेलिटी में एक अस्थायी कर्मचारी और रिसर्च एनालिस्ट के रूप में फिर से जुड़ गया, और स्टॉक मार्केट तुरंत गिर गया। लिंच लॉ के सिद्धांत को ध्यान दे। जून 1974 में मुझे रिसर्च के असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर ऑफ रिसर्च बना दिया गया, और अगले 3 महीने में डॉ जोन्स 250 पॉइंट गिर गया। मई 1977 में मैंने फिडेलिटी मैगलन फंड की जिम्मेदारी संभाली। मार्केट 899 पर था और तुरंत 5 महीने में 801 तक गिर गया। फिडेलिटी मैगलन के पास $20 मिलियन की संपत्ति थी। पोर्टफोलियो में केवल 40 स्टॉक थे, और फिडेलिटी के हेड नेट जॉनसन ने सुझाव दिया था कि मैं उनकी संख्या घटाकर 25 कर दूं। मैंने विनम्रता से सुना और फिर बाहर जाकर उनकी संख्या बढ़ाकर 60 कर दी। 6 महीने के बाद 100 और जल्दी ही 150 स्टॉक हो गए। मैंने ये विरोध करने के लिए नहीं किया, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि जब भी मुझे कोई असस्ता स्टॉक दिखता था मैं उसे खरीदने से खुद को रोक नहीं पाता था, और उन दिनों हर जगह सस्ते स्टॉक मिलते रहते थे। खुले दिमाग वाले नीट जॉनसन ने दूर से मुझे देखा और मेरा हौसला बढ़ाया। हमारे तरीके अलग थे, लेकिन इसने उन्हें मेरे तरीकों को स्वीकार करने से नहीं रोका, कम से कम जब तक
मैं अच्छे नतीजे दे रहा था। मेरा पोर्टफोलियो लगातार बढ़ता गया, यहाँ तक कि मैंने एक बार 150 स्टॉक अकेले ही खरीद लिया। जल्द ही मैं इक्विटीज के विल रोजर्स के रूप में जाने लगा, वह आदमी जिसे हर स्टॉक पसंद आता है। बैरन्स में हमेशा इस पर मजाक बनाया जाता है कि क्या आप एक स्टॉक का नाम बता सकते हैं जो लिंच के पास नहीं है। चूंकि मेरे पास इस समय 1400 स्टॉक है, शायद उनकी बात में दम है। निश्चित रूप से मैं ऐसे कई स्टॉक्स का नाम ले सकता हूं जो मेरे पास नहीं होने चाहिए थे। इस बीच फिडेलिटी मैगलन की संपत्ति $9 बिलियन तक पहुंच गई, जो इस फंड को ग्रीस के आधे देश के जीडीपी के बराबर बनाती है। निवेश पर रिटर्न के मामले में फिडेलिटी मैगलन ने ग्रीस से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि ग्रीस का पिछले 2500 सालों का रिकॉर्ड काफी प्रशंसनीय है।